हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट चौथा लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ये जितने भी प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए दोस्तों, हम पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि अपस्फीति की स्थिति में क्या होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है मुद्रा का मूल्य घटता है, बी में दिया माल की कीमत बढ़ती है, सी में दिया मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और यहाँ पे कीमत स्तर स्थिर रहता है। तो देखिए, मुद्रा स्फीति होता क्या है पहले ये समझिए। तो अपस्फीति में ये होता है कि दोस्तों, अपस्फीति में जब किसी भी वस्तु का मार्केट में बाजार में जो मांग बढ़ती है, तो वो जो वस्तु होती है वो बाजार में क्या होती है, महंगी हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों उसके मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। क्या होता है, उसका मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, जो कि ऑप्शन सी जो होगा यही सही हो जाएगा। अपस्फीति का मतलब होता है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो भी वस्तु की जो मांग ज़्यादा बढ़ती है, तो बाजार में दोस्तों वो उसकी कमी आ जाती है, जिसके कारण उस वस्तु की जो कीमतें होती है उसको बढ़ा दी जाती है। इसलिए अपस्फीति का स्थिति में क्या होता है, तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक, चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए में दिया टीटी कृष्णामाचारी, बी में दिया सी सुब्रमण्यम और सी में दिया इंदिरा गांधी। तो देखिए, यहाँ पे 1970 में पहली इकलौती महिला इंदिरा गांधी ने क्या किया था, केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था। केंद्रीय बजट इंदिरा गांधी ने प्रस्तुत किया था, जो कि ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सी में आर्थिक व्यवस्था और यहाँ पे डी में दिया सरकारी। तो देखिए, यहाँ पे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवस्था होती है कौन सी होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के कारण ही लोकतंत्र मजबूत होता है, जिससे समाज में के लोग जो दोस्तों वो अपनी अपनी हक की बातें करते हैं। ठीक, ऑप्शन जो यहाँ पे ए है यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। पंचायती राज्य व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर तक 4 स्थितियों में व्यवस्था होती है। बी में दिया हुआ है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्था होती है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों ये बी वाला सही हो जाएगा। हमारा पंचायती राज्य व्यवस्था में जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है वो कितने होती है, 3 स्तरीय व्यवस्था होती है, जिसमें ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर तक शामिल होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आशा करते हैं सभी क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया। ऑप्शन ए में दिया चौरी चौरा कांड, बी में दिया चंपारण आंदोलन, सी दिया काकोरी षड्यंत्र और डी दिया बारदौली आंदोलन। तो देखिए क्या हुआ था दोस्तों, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। उसी बीच दोस्तों क्या हुआ कि गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा दोस्तों स्थान है, जहां पर यह होता कि जो ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस चौकी थी दोस्तों, जिसमें 22 पुलिसकर्मी ब्रिटिश सरकार के मौजूद थे, जिसमें वहां के चौरी चौरा के कुछ नौजवानों ने दोस्तों उस पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें से 22 पुलिसकर्मी जो दोस्तों थे वो मारे गए, मतलब कि जलकर मर गए। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, जो गांधी जी ने चला रहा था, उसको चौरी चौरा जब हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी दोस्तों चौरी चौरा के जो पुलिस थाना था उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। किसके कारण, तो चौरी चौरा कांड के कारण, जो कि ऑप्शन ए जो है यही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, हिटलर ने, ऑप्शन बी में दिया हुआ सिकंदर अलेक्जेंडर महान और सी में दिया जूलियस सीजर और डी में दिया हुआ नेपोलियन ने। तो देखिए यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन डी होगा यही सही हो जाएगा। नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे उसका उक्ति कौन हो जाएगा, नेपोलियन ने कहा था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। ठीक, तो देखिए बौद्ध धर्म के
जो अष्टांग मार्ग था उसमें ऑप्शन ए में क्या दिया, सदवाड़ी, सदवाड़ी जो दोस्तों यह भी शामिल था। बी में क्या दिया, सदविचार, सदविचार भी शामिल था। सी में क्या दिया दोस्तों, स्वेच्छा, ये स्वेच्छा शामिल नहीं था। और यहाँ पे डी में क्या दिया, सदाचार, जो कि यह भी शामिल था। तो हमारा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था दोस्तों, तो वो सदिच्छा था। यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यवंश मौर्यों के बाद आया। ठीक, देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मौर्यों के बाद आया। तो दोस्तों मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था, मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था वो, तो वो था बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ था, जो वो मौर्य वंश का आखिरी शासक था। और मौर्य वंश का आखिरी शासक बृहद्रथ का जो सेनापति था वो कौन सा, पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या कर दिया, और बृहद्रथ का हत्या किया जिसके साथ साथ मौर्य वंश का समाप्ति हो गया। क्योंकि ये बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का आखिरी शासक था, और ये जो कि कौन था, वो बृहद्रथ था। और बृहद्रथ का सेनापति जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। जो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसने स्वयं का शुंग वंश की स्थापना कर दिया था। कौन, पुष्यमित्र शुंग। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यवंश मौर्यों के बाद आया, तो वो था शुंग वंश था। शुंग वंश था जो कि किसने स्टार्ट किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। अब पुष्यमित्र शुंग जो था वो मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ का सेनापति था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है समझिएगा। कह रहा है कि जो दोस्तों स्टेनलेस स्टील को जो तैयार किया जाता है उसमें लोहा तो होता ही, तो लोहा के साथ साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लोहे के साथ इसमें ऑप्शन ए में दिया एल्यूमिनियम, बी में दिया क्रोमियम। तो लोहे के साथ दोस्तों क्रोमियम को मिलाकर, लोहे के साथ क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील का को तैयार किया जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों ये सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ हम क्रोमियम का उपयोग करते हैं। ठीक, वही अगर दोस्तों हमको क्या मिले, अगर कहे स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाने के लिए, देखिए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम मिला देंगे तो हमको हमको क्रोम स्टेनलेस स्टील प्राप्त हो जाएगा। लेकिन स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाने के लिए, उसको और मजबूत लाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेनलेस स्टील को तैयार करने के लोहे के साथ महत्वपूर्ण धातु का उपयोग किसको मिलाया जाता है, तो उसमें क्रोमियम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो बी है दोस्तों ये सही हो जाएगा। अगर स्टेनलेस स्टील को तैयार करने के लिए कहें लोहे के साथ किसको मिलाया जाता है, तो वो क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। लेकिन अगर स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाने की बात जब कहेगा तो उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो कार्बन मिलाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है। अप्रतिकारी गैस का क्या नाम है। ऑप्शन ए में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी में दिया हाइड्रोजन, सी में दिया है नाइट्रोजन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है दोस्तों यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नाइट्रोजन गैस है दोस्तों ये एक अप्रतिकारी गैस है। नाइट्रोजन गैस एक अप्रतिकारी गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि तोते का अनुमानित जीवन काल कितना होता है। तोता जो होता है उसका अनुमानित जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20 वर्ष, बी में दिया हुआ है 40 वर्ष, यहाँ पे सी में दिया हुआ है 70 वर्ष। तो दोस्तों जो तोते का अनुमानित जो दोस्तों जीवन काल होता है वो कितना होता है, 70 वर्ष होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों जो कछुआ होता है, कछुए का जो अनुमानित जीवन काल होता है कितना होता है, तो वो होता है 200 से 300 वर्ष तक होता है। किसका, तो वो होता है कछुए का जीवन काल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर हवा क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि कंडराय, नसें और स्नायु क्या होते हैं। नसें और स्नायु क्या होते हैं। ऑप्शन ए में दिया संयोजिक ऊतक, बी में दिया मांसपेशीय ऊतक, और सी में दिया एपिथीलियमी ऊतक, और डी में दिया हुआ है कंकाली ऊतक। देखिए यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे कंडराय जिसे हम नस कहते हैं, और यह स्नायु जो होता है एक संयोजिक ऊतक होता है। क्या होता है, संयोजिक ऊतक, जो कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये संयोजिक ऊतक क्या होता है दोस्तों। जो संयोजिक ऊतक होता है ये दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजिक ऊतक होता है वो दो भागों को जोड़ने का कार्य करता है। और यहाँ पे जो कंडराय नस और स्नायु के साथ साथ दोस्तों अस्थि जिसे हड्डी कहते हैं, और रुधिर जिसे खून कहते हैं, खून और हड्डी भी क्या है, एक संयोजिक ऊतक है। ठीक, तो हमारा इसमें क्या है, कंडराय और नसें
स्नायु क्या होते हैं, तो एक संयोजी ऊतक होते हैं, और नसें और स्नायु के साथ साथ हड्डी जिसे हम अस्थि कहते हैं और रुधिर जिसे खून कहते हैं, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसे एक लेंस होता है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक, ऑप्शन बी में देखेंगे, कह रहा है कि ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्रकार लेंस और एक नेत्रक। तो हमारा ऑप्शन जो दोस्तों बी है यही सही हो जाएगा। जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है वो क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि इसमें दो लेंसों के दो सेट होते हैं और एक नेत्रकार होता है और एक नेत्रक होता है। ठीक, जो कि ऑप्शन बी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। ठीक, भारी पानी कहते हैं। भारी पानी किसे कहते हैं दोस्तों, जिसे हम भारी जल कहते हैं। और भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, ड्यूट्रियम ऑक्साइड। ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है D2O का भारी जल का सूत्र होता है। इसमें कह रहा है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। तो ऑप्शन ए में किया दिया दोस्तों हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है यही सही हो जाएगा। पानी में हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण उसे हम भारी पानी कहते हैं या भारी जल कहते हैं, और भारी जल का सूत्र होता है D2O जिसे ड्यूट्रियम ऑक्साइड कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं। दोस्तों इसे हम अभी बता दिए हैं ये वाला, और ये जो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन का भारी में समस्थानिक, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि ड्यूट्रियम ऑक्साइड होता है, इसका सूत्र होता है D2O होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लास किसमें घुलनशील होता है। ग्लास जो होता है दोस्तों वो किसमें घुलनशील होता है। ऑप्शन ए में दिया H2O H2SO4, बी में दिया HClO4, यहाँ पे सी में दिया HNO3 और यहाँ पे डी में दिया HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्या है HF, क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है। और जो यहाँ पे ग्लास जो होता है वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुलनशील होता है। और कांच पर या ग्लास जिसे हम कांच कहते हैं उस पर लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो HF का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता किस क्षेत्र में होती है। अधिकतम देखने की क्षमता किस क्षेत्र में होती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया बैगनी, ऑप्शन बी में दिया हरित क्षेत्र, सी में दिया नीला क्षेत्र और डी में दिया लाल क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे विबग्योर जो होता है, विबग्योर अब यहाँ पे जब प्रिज्म बनाएंगे तो यहाँ पे किसी भी एक रंग को, मान लीजिए यहाँ पे प्रिज्म, एक मिनट, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जब प्रिज्म आप बनाएंगे इसमें से कोई एक रंग यहाँ पे डालेंगे तो ये प्रिज्म में से 7 रंगों से निकलता है जिसे हम विबग्योर कहते हैं। ठीक, यहाँ पे जो बैगनी रंग होता है दोस्तों ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो मानवीय आंख की अधिकतम सुग्राहिता के क्षेत्र में होती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो बैगनी क्षेत्र, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है। वायु, हवा में जो प्रकाश चलता है वो कितने की स्पीड में चलता है, उसी को हमको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन ए में दिया 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। हवा में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि HTML पेजों के संग्रहण से क्या बनता है। HTML पेजों के संग्रहण से क्या बनता है। तो ऑप्शन ए में दिया हाइपरलिंक, ऑप्शन बी में दिया हाइपर टेक्स्ट और सी में दिया वर्ल्ड वाइड वेब। तो हमारा HTML पेजों पे जब दोस्तों किसी भी वर्ड को लिखेंगे तो उस पर क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम कहते हैं www. ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3W, और www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। वही दोस्तों यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी जो होगा ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। अम्लीय वर्षा किस कारण होती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है SO2 और कणिका द्वारा। SO2 में सल्फर डाइऑक्साइड और कणिका द्वारा। दूसरा दिया NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड और कणिका द्वारा। और यहाँ पे सी दिया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे CFCS, और यहाँ पे जो डी दिया SO2 और NO2। तो हमारा ऑप्शन जो दोस्तों होगा ये डी वाला सही हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण हमारा अम्लीय वर्षा होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन 20वां का जो दोस्तों ऑप्शन डी जो होगा यही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की छाती से ऊंचे
30 सेमी या इससे अधिक परिधि वाले पौधे की पहचान किस रूप में की जाती है? देखिए, मनुष्य के छाती मतलब ये दोस्तों ये मान लीजिए 4 फीट या 3 फीट से लेकर 4 फीट के मतलब कि 4 फीट तक जो बढ़ते हुए पौधे उसको किस रूप में हम जानते हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जड़ी बूटी, बी में दिया है झाड़ी, सी में दिया औषधि बूटी और यहाँ पे डी में दिया वृक्ष। तो दोस्तों देखिए, जो भी 3 या 4 फीट तक के जो पौधे होते हैं उसको हम किसके रूप में जानते हैं? औषधि बूटी के रूप में। इसका उदाहरण ये मान लीजिए दोस्तों कि जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, एलोवेरा की जो एलोवेरा के पौधा हो गया और तुलसी का जो पौधे होते हैं वो औषधि बूटी के रूप में काम आते हैं। ठीक, तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्वचा पर काटने वाले मच्छरों के गतिशील अंगों के रूप में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? देखिए, जो त्वचा पे हमें मच्छर काटते हैं उनके जो वो कितने भाग होते हैं? उनके 3 भाग होते हैं। एक सर होता है, एक होता है एक एक और भाग कोई होता है वो याद नहीं आ रहा है और एक भाग होता है पेट। ठीक, और लेकिन हमसे पूछा है उसके अंगों के रूप में कितने जोड़ी टांगे होती हैं? तो जो मच्छर होते हैं जो त्वचा पर काटते हैं उनके 3 जोड़ी दोस्तों टांगे होती हैं और उसके 2 जोड़ी क्या होते हैं? पंख होते हैं। और यहाँ पे एक जोड़ी पंख होते हैं, सॉरी दोस्तों, एक जोड़ी पंख होते हैं। एक जोड़ी का मतलब 2 पंख यहाँ पे, और यहाँ पे 3 जोड़ी टांगे का मतलब 6 पैर होता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन जो दोस्तों यहाँ पे बी है ये सही हो जाएगा। मच्छरों के 6 पैर होते हैं मतलब 3 जोड़ी होते हैं पैर, और एक जोड़ी क्या होता है? उसके पंख होते हैं मतलब 2 पंख होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया लंदन, बी में दिया कनाडा। तो 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो था वो कनाडा में आयोजित किया गया था, जो कि ऑप्शन बी जो है यही सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यतया आम्र बागों मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में दिया नागार्जुन सागर, बी में दिया नर्मदा बेसिन और सी में दिया सुंदरवन डेल्टा। तो देखिए, मुख्यतः दोस्तों आम्र बाग जो दोस्तों मैंग्रोव जिसे कहते हैं ये सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। किसमें? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, और इसी डेल्टा में आम्र बाग पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी बांग्लादेश में पन्हा नाम से जानी जाती है? ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है जमुना नदी, बी में दिया गंगा नदी। तो दोस्तों ये जो गंगा नदी है ये भारत में तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन जैसे ही ये दोस्तों ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसे हम पन्हा नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में ये पन्हा नाम से जानी जाती है। कौन? गंगा नदी। ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा।